रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। हरिद्वार दौरे पर हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, विकास कार्य को लेकर यहां पर समीक्षा बैठक की जाएगी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी इसमें मौजूद रहेंगे। सीएम धामी पूर्व सैनिकों के कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। किसान मोर्चे के समापन सत्र में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। हरिद्वार दौरे पर हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और यहां पर विकास कार्य को लेकर वो समीक्षा बैठक करेंगे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी साथ में रहेंगे। सीएम धामी पूर्व सैनिकों के कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। किसान मोर्चे के समापन सत्र में भी शामिल होंगे। दरअसल हरिद्वार दौरे पर हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। हमारे साथ सहयोगी संजय पुंडीर जुड़ रहे हैं। संजय, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर हैं, क्या कार्यक्रम है यहाँ पर? देखिए चरण, आज एक दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंच रहे हैं। करीब 12 बजे इनका आगमन होगा, जिसके बाद बल्ला स्टेडियम पर इनका भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत भी किया जाएगा। हालांकि विकास कार्यों को लेकर आज इनकी बैठक होनी है और इसी बैठक में सम्मिलित होने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंच रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक उत्तराखंड को सौगात मिल रही है और खासकर हरिद्वार में भी एक के बाद एक बड़ी सौगात मिल रही है, जिसको लेकर लगातार चर्चा भी की जा रही है, बैठक भी की जा रही है। और आज जिस तरह से जिले के अधिकारियों के साथ यहां पर बैठक होनी है और बैठक में चारधाम यात्रा को लेकर भी चर्चा की जाएगी, क्योंकि अब समय बहुत कम शेष बचा है, ऐसे में चुनौती बड़ी है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि चारधाम यात्रा को लेकर भी आज यहां पर बैठक होनी है और जिस तरह से हरिद्वार को एक बड़ी सौगात मिली है पौड़ कार की, उसको लेकर उसके रूट का क्या रोड मैप रहने वाला है, कहां को उसका रोड मैप तैयार किया जाएगा, उससे व्यापारियों को कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि हमने देखा है कि जब से केंद्र सरकार द्वारा हरिद्वार को एक बड़ी सौगात मिली है, उसी के बाद से जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं वो बेहद परेशान है, क्योंकि जहां उसका रोड मैप बनाया गया है वहां कहीं ना कहीं जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं उनके कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इसी को लेकर आज यहां पर चर्चा की जा सकती है कि इसका क्या रोड मैप रहने वाला है, किस तरह से इसे पौड़ कार को चलाई जानी है। हालांकि हम जिक्र कर रहे थे चारधाम यात्रा का, चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर भी निरीक्षण किया जा सकता है और तैयारी का जायजा लिया जा सकता है। चारुल, संजय, ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए, एक तरफ चारधाम यात्रा भी शुरू होने वाली है और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री हरिद्वार पहुंचे हैं। और अगर हम चारधाम यात्रा की बात कर ले तो सबसे खास ये हरिद्वार यानी एंट्री पॉइंट, जहां पर अमूमन हर तीर्थ यात्री पहुंचते हैं। तो क्या ऐसे में हरिद्वार को लेकर भी कुछ तैयारियां हो सकती हैं, कुछ अनाउंसमेंट की जा सकती है इस चीज को लेकर? देखिए चरण, चारधाम यात्रा को दिव्य और भव्य बनाने के लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है, क्योंकि हमने देखा है कि देहरादून हो, हरिद्वार हो या तमाम चारधाम यात्रा के जनपद हो, वहां पर लगातार अधिकारियों के साथ बैठक की जा रही है। और जिस तरह से हरिद्वार में चारधाम यात्रा की शुरुआत होती है, क्योंकि देश का केंद्र, आस्था का केंद्र हरिद्वार को कहा जाता है और चारधाम यात्रा का प्रवेश द्वार भी हरिद्वार को ही कहा जाता है। यही वजह है कि चारधाम यात्रा से ही होकर जो पर्यटक होंगे, श्रद्धालु होंगे, यहीं से अपने चारों धामों की शुरुआत करेंगे। तो इसी के लिहाज से हरिद्वार प्रशासन के लिए भी बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य होते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जब पर्यटक आ जाता है तो जाम की स्थिति बन जाती है। उन्हीं सब चीजों से निपटने के लिए लगातार जिला अधिकारी विनय शंकर पांडे भी तमाम अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। हालांकि जाम की स्थिति ना बने, इसी को लेकर यहाँ पर एक पार्किंग भी बनाई गई है, तमाम नई जगह पार्किंग बनाई गई है, क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे 3 दिन की वीकेंड छुट्टी थी, उस पर जाम की स्थिति ऐसे बन गई थी कि मानो चारधाम यात्रा कल ही से शुरू हो गई हो। इसी के लिहाज से लगातार जो अधिकारी हैं वो तमाम तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि 22 तारीख से कपाट खुल जाएंगे, उससे पहले जो तमाम तैयारियां हैं वो पूरी करनी होगी। चारुल, चलिए, बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। एक बड़ी खबर आपको बता दें, पेपर लीक मामले में एसटीएफ को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पेपर लीक से पहले 2 नकल माफिया गिरफ्तार किए गए हैं। वन आरक्षी परीक्षा में नकल कराने के लिए पैसे लिए थे इन्होंने। 20 अभ्यर्थियों से 50,000 रुपए का एडवांस लिया गया था।
सूचना के आधार पर एसटीएफ ने छापेमारी की है। मौके से 2 नकल माफिया गिरफ्तार किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। पेपर लीक मामले में एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 2 नकल माफिया गिरफ्तार किए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं कि जो भी नकल माफिया हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इसी क्रम में उत्तराखंड में एक सख्त नकल विरोधी कानून भी बनाया गया है और इसमें आयोग के द्वारा जो भी परीक्षाएं की जाती हैं उनमें लगातार पुलिस के द्वारा सतर्क दृष्टि रखी जाती है। इसी क्रम में एक सूचना एसटीएफ की टीम को प्राप्त हुई थी कि जो रविवार को 9 अप्रैल को वन आरक्षी की परीक्षा होने वाली है उसमें कुछ लोग हैं जो कि इसमें नकल कराने का षड्यंत्र रच रहे हैं। तो उसी क्रम में एसटीएफ की टीम द्वारा नारसन में मंगलौर थाना क्षेत्र में एक कोचिंग सेंटर है जिस पर दबिश दी गई और वहां से 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है जिनके नाम मुकेश सैनी और रचित पुंडीर हैं। ये पूर्व में भी नकल कराने के उसमें जा चुके हैं जेल। इनका पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है और इनसे जानकारी करने में आया है कि इन्हें लगभग 15 अभ्यर्थियों से 50,000 से लेकर लगभग 1 लाख रुपए तक इस परीक्षा में नकल कराने के नाम पर लिए थे। एसटीएफ के द्वारा कार्रवाई करते हुए इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो 15 अभ्यर्थी आए हैं उनमें से 3 अभ्यर्थियों को तस्दीक कर लिया गया है और उन लोगों के विरुद्ध भी आगे कार्रवाई की जा रही है। हमारे साथ सहयोगी गौरव जुड़ रहे हैं। गौरव, एक बड़ी सफलता एसटीएफ को, क्योंकि 2 नकल माफियाओं को गिरफ्तार किया गया है। जी देखिए, ये बहुत बड़ा मामला हम देखते आ रहे हैं कि उत्तराखंड में नकल को लेकर जो है पहले से ही चीजें चलती आ रही हैं और अब एसटीएफ की ये जो कार्रवाई है जिसमें हम मान सकते हैं कि दोबारा से एक बहुत बड़ा जो नकल रैकेट है वो काम कर रहा था। मैं आपको बता दूं कि इसमें जो एमएस कोचिंग सेंटर है उसका जो संचालक है उसको गिरफ्तार किया गया है। साथ साथ उसके साथ एक और आरोपी है। इन पे 2020 में भी जो वन आरक्षी की भर्ती हुई थी उसमें भी धांधली के आरोप थे, उसमें भी इन पे मुकदमा दर्ज किया गया था तब उस दौरान भी, लेकिन जो शिकायतकर्ता थे उनके साथ उसका सेटलमेंट हो गया था जिसके बाद ये बरी हो गया था मुकेश सैनी। लेकिन आज फिर जो है एक बड़ी नकल जो है कराने का प्रयास किया जा रहा था। मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 15 ऐसे लोग थे जिनसे 4-4 लाख रुपए में ये नकल की जो डील है वो तय की गई थी, जिसमें से 3 लोगों को चिन्हित कर लिया गया है। बाकी लोगों को भी जो एसटीएफ बोल रही है कि उनको बहुत ही जल्दी चिन्हित कर लिया जाएगा और एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से गौरव हमने उत्तराखंड में देखा था कि सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री धामी की ओर से कानून तक बनाया गया और उसको लेकर सख्ती दिखाई गई। ऐसे में आने वाले वक्त के लिए भी कहा जा सकता है कि एक मिसाल पेश करने की कोशिश कि कोई भी नकल माफिया होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा उत्तराखंड में। जी चारुल, देखिए कि जाहिर सी बात है कि उत्तराखंड सरकार का ये जो कदम है नकल विरोधी कानून का, ये एक बहुत सराहनीय कदम है क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे नकल चल रही थी एग्जाम में, उस पे रोक लगाना, उस पे अंकुश लगाना बहुत ज्यादा जरूरी था। एसटीएफ हो, पुलिस हो या अन्य इकाई हो पुलिस की, वो सभी इस पे काम करती हैं और साथ साथ इतना कड़ा कानून इस पे लाया गया है कि आने वाले समय में जाहिर सी बात है जो उत्तराखंड के युवा है उनको इसका फायदा जरूर मिलेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया गौरव इस तमाम जानकारी के लिए। एक बड़ी खबर आपको बता दें, चमोली में आज से यूएफडी की परीक्षा शुरू हो रही है। जिले में सभी परीक्षा केंद्रों पर सघन चेकिंग चलेगी। सभी केंद्रों पर सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। परीक्षा को शांतिपूर्ण कराने के निर्देश दिए गए हैं। चमोली में आज से यूएफडी की परीक्षा शुरू हो रही है। सभी परीक्षा केंद्रों पर सख्त चेकिंग की जाएगी। सभी केंद्रों पर सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। सर, हम तो ये कहना चाहते हैं कि पेपर तो लीक नहीं होगा। जहाँ तक इस समय जो मुख्यमंत्री है, युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने इस समय एक कानून बनाया है कि जो लीक कराएगा 1 करोड़ का जुर्माना है। ये सो क्या पता, इस समय तो मुश्किल है लीक हो पाएगा क्योंकि इस समय खड़ा वो है यहाँ पे, बहुत तैनाती की गई उन्होंने और मुश्किल है लीक होना। परंतु मोदी है तो हर कुछ संभव है, कुछ भी हो सकता है। उत्तराखंड में कभी भी कुछ हो सकता है कि फिर से लीक ना हो पेपर और छात्रों के साथ हमेशा सत्यता के साथ न्याय हो। और उम्मीद करते हैं कि जो लोग प्रयास कर रहे हैं, इतने वर्षों से मेहनत कर रहे हैं, कोचिंग संस्थानों में कोचिंग ले रहे हैं,
और घर से दूर हैं, घर वालों को भी उन्होंने कंगाल बना के रख दिया है। इतने ज़्यादा पढ़ रहे हैं विद्यार्थी आजकल, मेहनत बहुत कर रहे हैं, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। लेकिन मेहनत के बाद अगर लास्ट में पेपर लीक हो जाता है तो ये हम सब के लिए, युवाओं के लिए, उत्तराखंड के लिए रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। तो रीढ़ की हड्डी जब टूट जाती है, युवा निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, फिर बहुत दुखदायी विषय है। और इस प्रकार के लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जो एक सरकार द्वारा एक कानून लिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अवैध मजारों पर दिए गए बयान को लेकर विरोध सामने आया है। वहीं संत समाज और सीएम धामी के इस फैसले को लेकर खासा गदगद नजर आए। वरिष्ठ संत और बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने सीएम धामी के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि देर से ही सही, पर सीएम धामी के इस कदम से देवभूमि में पहाड़ों पर लैंड जिहाद रुकेगा। संतों की सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने भी धामी सरकार की अवैध मजारों पर कार्रवाई को सही ठहराया और कहा कि संत समाज लंबे समय से मांग कर रहा था और अगर अब भी अवैध मजारों को नहीं हटाया गया तो साधु संत इन्हें हटा देंगे। सीएम धामी ने अवैध मजारों को अवैध कब्जे का कारण बताते हुए साफ कहा था कि उत्तराखंड में ये लैंड जिहाद नहीं चलेगा। 40 वर्ष में 30 में और राष्ट्र क्या होगा? ऋषियों के स्वप्नों का राष्ट्र। दिया देने वाले थे दिया। ने जो आदेश दिया है या निर्णय लिया है शासन के द्वारा, वो सराहनीय कदम है। भारत में कहीं भी अतिक्रमण किसी धर्म के द्वारा अगर होता है तो वो निंदनीय है। उत्तराखंड अपने आप में एक देवभूमि है और राष्ट्रीय जो पार्क है हमारा, वन विभाग का जो है, जीव जंतु जिसमें रहते हैं, वहाँ अगर कोई मंदिर या मजार या दूसरा कोई ढांचा खड़ा करता है तो उसको तत्काल वन विभाग को हटाना चाहिए। अगर उसमें कोई चीज़ ऐसी आ रही है सामाजिक विद्वेष फैलाने की या समाज में कोई भी विघटन होने की कार्रवाई, तो पुलिस को उस पर सख्ती से निपटना चाहिए। खबर रुड़की से है, जहां नगर पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि पर बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया, जिसके जवाब में बसपा नेता और पंचायत अध्यक्ष ने पलटवार किया और बीजेपी नेताओं पर घोटालों के बड़े आरोप लगाए। पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि ने मामले में सभी नेताओं की निष्पक्ष जांच कराने की बात कही। बीजेपी नेता अपने काले कारोबार पर पर्दा डालने में लगे हुए। भ्रष्टाचार में लिप्त होकर किया है। ये सहकारी समिति भगवानपुर की बात कर रहा हूँ मैं, मक्कनपुर में ऑफिस है। समझते हुए ये सरकारी जमीन को पहले अपने नाम कराया और फिर उस जमीन को अपने लड़के, अपने सगे लड़के के नाम करके एक झोटा बुग्गी चलाने वाले लोग जो मात्र अपनी रोजी रोटी डेली कमाते हैं और अपने बच्चों को खिलाते हैं, उनसे इन्होंने तय किया कि 50 रुपए रोज अमन त्यागी को तुम लोग दोगे तो ये तुम्हारी बुग्गी यहां पर चलेगी, वरना नहीं चलेगी। उसके बाद जब पुलिस ने उनको रोक दिया तब ये वहां पर थाने में पहुंचे और वहां पर थाने में ही मीडिया भी थी और भी सब लोग थे। जब वहां पर उन गरीब बुग्गी वालों ने आरोप लगाया था कि अमन त्यागी ने हमारे से 50 रुपए तय कर रखे हैं तो हमारी बुग्गी कैसे रोकी जा रही है। तो ये घटिया लोग, 50-50 रुपए लेने वाले लोग जो अपने आप को अरबोपति और अपने आप को बड़े बड़े नेता बताते हैं, मैं इनकी औकात आपको बता रहा हूं कि किस औकात का ये लोग हैं। उधर लक्सर के सुल्तानपुर में प्रशासन ने खाली पड़े बारात घर में पुलिस चौकी को स्थानांतरित करने को स्वीकृत किया है, जिसका सुल्तानपुर नगर पंचायत के ग्रामीण पिछले 3 दिनों से विरोध कर रहे हैं। बता दें कि सुल्तानपुर नगर पंचायत के ग्रामीणों ने बारात घर परिसर में इकट्ठा होकर विरोध जताया। साथ ही मांग की है कि पुलिस चौकी को नगर पंचायत में किसी और स्थान पर स्थानांतरित किया जाए ताकि नगर में परंपरागत तरीके से गरीब परिवार अपनी लड़कियों का विवाह बारात घर में कर सके और ग्रामीणों को अपना जीवन यापन करने में कोई परेशानी ना हो। मामले में ग्रामीणों ने एसडीएम गोपाल राम बिनवाल को ज्ञापन सौंपा और पुलिस चौकी को कहीं और स्थानांतरित करने की मांग की। पर जो हमने ज्ञापन दिया वो पुलिस चौकी के संबंध में ही दिया और उसमें कहा कि यहाँ पर जो ये बारात घर, यहाँ गरीब बच्चियों की शादी होती है और गरीब बच्चियों का ही महल्ला है, वो गरीबों का ही मोहल्ला, जिसमें जो एसडीएम साहब कहते हैं कि एक बार मैं इसको दिखवा लेता हूँ और इसकी जांच में करके और जैसा भी होगा कि अच्छा ही होगा। एसडीएम साहब को भी ज्ञापन दिया है और जो हमारे पत्रकार बंधुओं ने अखबारों के माध्यम से जो खबरें आई थी वो मैंने एसडीएम साहब को दिखाई है। जो जनता का आक्रोश है वहाँ पे जो विरोध है वो एसडीएम साहब के संज्ञान में हमने डाला है। एसडीएम साहब कह रहे हैं कि नियम अनुसार इस पर कार्रवाई की जाएगी।
सीधे चलते हैं गोरखपुर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। दुस्साहस नहीं कर सकता, किसी गरीब की जमीन पर कोई कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर सकता। अगर किसी अपराधी और किसी माफिया ने जरूरत की तो उसका इलाज भी सरकार के पास है। उसका उपचार ऐसा उपचार करती है कि आने वाली कई पीढ़ियां अपराध करने से डरेंगी। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश एक तरफ बेहतर कानून व्यवस्था के माहौल के लिए आज देश के अंदर जाना जा रहा है, वहीं देश के अंदर सबसे अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई योजनाओं का लाभ आज उत्तर प्रदेश वासियों को प्राप्त हो रहा है। आपने देखा होगा, आज के समाचार पत्रों को आपने पढ़ा होगा, कल हम लोगों ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के गोरखपुर लिंक पर एक बड़े उद्योग का शिलान्यास किया। लगभग 1100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला वह प्लांट, जिसमें 1500 नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी मिलेगी और भाइयों बहनों 10,000 किसानों को इनडायरेक्ट उसके साथ जुड़ करके अपनी आमदनी को कई गुना बढ़ाने का अवसर प्राप्त होगा। यहां के पशुपालकों के जीवन में परिवर्तन होगा। बागवानों के लिए बाग में पैदा होने वाले आम, अमरूद, अंगूर या फिर किसी भी अपनी औद्यानिक फसल का अच्छा दाम प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। ये बदलता हुआ उत्तर प्रदेश है और बदलते हुए उत्तर प्रदेश में गोरखपुर पीछे नहीं रह सकता है। हम भी कदम से कदम मिला करके इस कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ेंगे और इसमें सफलता इसलिए प्राप्त हो रही है क्योंकि डबल इंजन की सरकार तो है ही, साथ साथ जिला पंचायत में भी, ब्लॉक स्तर पर भी और स्थानीय नगर निकाय स्तर पर भी भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता होने के नाते विकास की योजनाओं का लाभ आसानी से वहां तक पहुंच जाता है। और नहीं तो होता क्या, एक भी कड़ी अगर कमजोर होती है, जैसे चेन कमजोर होती है, ऐसे ही एक भी कड़ी कमजोर हुई नहीं कि इसके बाद भरभरा करके सब खराब हो जाता है। लेकिन आज सब एक स्वर से बोलते हैं, विकास के बारे में सोचते हैं और इसीलिए मैं आप सबको आगाह करने के लिए आया हूं कि जैसे गोरखपुर ने मांग की कि फलानी जगह उनवल में नगर निकाय बनना चाहिए, नगर निकाय बन गया, नगर पंचायत बन गई, घकसरा में नगर पंचायत बन गई, कैंपियरगंज नगर पंचायत बन गई, उर्वा बाजार नगर पंचायत बन गई। भाइयों बहनों, इन नगर पंचायतों में पैसा तो सरकार देगी ही, चेयरमैन और पार्षद का बोर्ड भी अच्छा बनना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का बनेगा तो ये ट्रिपल इंजन की सरकार 3 गति से वहां बुनियादी सुविधाएं और विकास भी देंगे। आपने देखा होगा उनवल बाजार में 4000 से अधिक गरीबों को वहां मकान मिल गए। कोई सोचता था उनवल बाजार में 4000 लोगों को नगर पंचायत बनने के बाद मकान 4000 लोगों को एक झटके में मिलेंगे? 4000 से अधिक लोगों को मकान वहां मिल गए। बाईपास बन गया, कार्यालय भवन बन गया, लोगों ने साथ दिया, जाति की राजनीति से ऊपर उठ करके विकास के बारे में सोचा तो विकास का लाभ वहां बिना भेदभाव के हर नागरिक को प्राप्त हुआ है। तो गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे। एक बार फिर से रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। खबर लक्सर से है, जहां जेके टायर से वीएसएस लिए कर्मचारी धरने पर बैठ गए हैं। ये लोग कंपनी के ऊपर अपना वादा पूरा ना करने का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि अगर कंपनी उनकी मांगे नहीं मानती है तो वो भूख हड़ताल और आमरण अनशन करेंगे। धरने पर बैठे कर्मचारियों ने बताया कि कुछ साल पहले कंपनी ने घाटे का हवाला देते हुए कर्मचारियों को निकाल दिया था, जबकि कंपनी ने 1200 करोड़ का एक नया प्लांट लगा दिया जिसमें 500 कर्मचारियों की भर्ती निकाली गई। लेकिन इस भर्ती में वीएसएस लिए कर्मचारियों को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया। कर्मचारी इस बात से नाराज हैं कि उनकी मांग यह है कि कंपनी अपना वादा पूरा करे और वीएसएस लिए कर्मचारियों को प्राथमिकता से नौकरी पर रखे।
500 की भर्ती निकाली है। और जब हमें VSS दिया था तो इन्होंने कहा था कि जब आपकी हमें ज़रूरत होगी तो हम आपको सबसे पहले आपको लेंगे। और इन्होंने हमें सहायता राशि दे के 2 लाख रुपए सहायता राशि दे के हमें घर बिठा दिया था। अब अंदर 500 की वैकेंसी है तो हमारी मांग थी हमें पहले अंदर लिया जाए। कंपनी से जो बात हुई अभी, उन्होंने तो हमारे प्रति बिल्कुल मना कर दिया और हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक हम अंदर नहीं लेंगे। ठीक है जी, क्योंकि इसमें हम VRS इन लोगों ने नहीं दिया, इन लोगों ने केवल VSS दे रखा है हम, जिससे हमारा एक सेटलमेंट हुआ था इनके साथ कि अभी मैन पावर कम कर देंगे। कंपनी ने हमें झांसा दिया, फुसलाए कर ना कहा भाई ऐसा आप लोग मैन पावर ज़्यादा होने की वजह से आप लोगों को 2 लाख रुपए की सहायता देकर बाहर निकाल रहे हैं। और बाहर निकाल कर अगर कभी भी कंपनी भविष्य में लाभ में आती है या वैकेंसी होती है तो सबसे पहले प्राथमिकता आप लोगों को दी जाएगी जिन लोगों ने VSS ले रखा है। तो इस मुद्दे पर हम बैठे हैं और जब तक कंपनी वाले हम सब बात नहीं करते या क्या नाम हम अंदर नहीं लेते एक लड़के को, तब तक हम धरना प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे। खबर हरिद्वार से है, जहां आदि योगी विद्यापीठ आश्रम में महायज्ञ के समापन पर संत सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ संतों ने दीप प्रज्वलित कर किया। संत सम्मेलन में हरिद्वार के विद्वान संत और गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान संतों ने मंच के माध्यम से अपने अपने विचार रखे। कार्यक्रम में पहुंचे आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि आदि योगी महाराज ने आश्रम में दिव्य और भव्यता को बढ़ाया है और कहा कि इस भव्य कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए मैं आदि योगी महाराज का धन्यवाद देता हूँ। आपको उस ज्ञान को समझने के लिए मुझे नहीं लगता पर हमारे बहुत ही सम्माननीय हमारे श्रद्धेय आदि योगी जी महाराज ने एक दिव्य अनुष्ठान के साथ में 10 महाविद्याओं के अनुष्ठान के साथ में इस आश्रम की दिव्यता और भव्यता को और बढ़ाया है। इतने सारे पूज्य संतों का यहाँ पर आगमन और उनका आशीर्वचन आपको मिला है, तो हम सब मिलकर के सनातन की ओर प्रवृत्त हैं। हरिद्वार के पथरी क्षेत्र में खाद्य आपूर्ति अधिकारी और राशन डीलर की मिलीभगत से कालाबाजारी का मामला सामने आया है। आरटीआई के जरिए मिली जानकारी के बाद कोर्ट के आदेश पर पथरी थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हरिद्वार प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे आरटीआई कार्यकर्ता और ग्रामीणों ने बताया कि खाद्य आपूर्ति अधिकारियों के संरक्षण के चलते राशन डीलर मनमानी कर रहे हैं और लोगों को राशन नहीं दे रहे। जब इस संबंध में उनसे सूचना मांगी गई तो वो गलत सूचना देकर गुमराह करते हैं। आरटीआई कार्यकर्ता ने मांग करते हुए कहा कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे उन्होंने रजिस्टर पूरे नहीं दिखाए। उसके बाद फिर मैंने उनसे रजिस्टरों की मांग की तो उन्होंने आनन फानन में खाद्य पूर्ति विभाग ने और राशन डीलर ने मिल करके आनन फानन में फर्जी तरीके से रजिस्टर बना करके मेरे पास फोटोस्टेट भिजवा दी गई। उन्होंने वो सही तरीके से राशन नहीं बांट रहे थे। एक महीने बांट देते थे और 1 महीने नहीं बांटते थे। उस चीज़ को लेकर के उनसे सोचना चाहिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।